अभी फजर की नीली रोशनी बिल्कुल ताज़ा थी। दूर दूर तक नीली सी रोशनी में डूबे गांव के कई घरों से उठा-पटक की आती आवाज़ें पता दे रही थीं कि लोग जाग चुके हैं। उसने बगैर किसी दिक्कत के गाड़ी हाशिम के डेरे के बाहर रोकी और फिर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल आया। और हस्बे तवक्को एक कत्ल करने के बाद वो घर जाने की बजाय यहीं पर था। उसने ऑफिस के अंदर की तारीकी को नीम बाद दरवाजे से देखा और बिना किसी बात की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा और टेबल के पीछे लगी कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठे बेखबर हाशिम को गिरेबान से पकड़कर खड़ा किया। इससे पहले कि वो कुछ समझता कि हो क्या रहा है, उसने 1 2 3 के बाद यक्के बाद दीगरे उसके चेहरे पर घुमा घुमा कर मुक्के मारे। तो पहले ही बेहाल हुए हाशिम के 14 तबक रोशन हुए। होश में आते ही जैसे हाशिम को समझ आया कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसने पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया। मगर असर रेसलर था, जिन्हों भूतों की सी ताकत थी उसके बाजुओं में। एक झटके के बाद वो इतनी कुव्वत से आगे बढ़ा और 5 उंगलियों का जमा मुक्का जब उसने उसकी पसलियों पर मारा तो यकदम वो पीछे की जानिब घसीटता हुआ गिरा। उसने बेरहमी से उसके गिरे बांध से पकड़कर उसे उठाया और उसका सर दीवार में दे मारा। हाशिम का सर बुरी तरह चकराया था। उसने अपने पूरी कुव्वत से धक्का दिया। असगर लम्हे भर को लड़खड़ा कर पीछे को लुढ़का। हाशिम सर से आते खून को हाथ से दबाता टेबल के पीछे रखी मोटी सी हॉकी स्टिक की जानिब लपका। असगर ने एक झटके से आगे बढ़कर उसे पहले हॉकी स्टिक झपटी और फिर किसी भूखे शेर की तरह उस पर उबल पड़ा। हर दफा इतनी कुव्वत से उसके जिस्म पर स्टिक मारी उनके जिस्म में ताकत का आखिरी नुक्ता भी पिघल कर गिरने लगा। उसकी आंखें इस कदर तशद्दुद पर बंद होने लगी। वो यकदम घुटनों के बल गिरा तो उसने आगे बढ़कर उसका चेहरा बालों से जकड़ कर ऊपर को उठाया। मेरे दोस्त को आइंदा हाथ भी लगाया ना साले, तो खड़े खड़े जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दूंगा। एक आखिरी बार उसने हॉकी स्टिक घुमाकर उसके मुंह पर मारी तो अब के हाशिम बुरी तरह चकरा कर जमीन पर गिरा। उसने चंद लम्हे उसे देखा और हॉकी स्टिक उसके गिरे वजूद पर नफरत से फेंकी। 1% भी उसे अपने किए पर अफसोस नहीं था। ऐसा था तो फिर ऐसे ही सही। हाशिम जमीन पर कराहता हुआ लौट रहा था। आसपास सुथरे से ऑफिस की हालत बिगड़ चुकी थी। उल्टी पुल्टी मेज, हाथापाई के दौरान इधर उधर को गिरी कुर्सियां, कागजात, ग्लास, सब कुछ जमीन पर हाशिम समेत ऊंधा पड़ा था। उसने आस्तीन से पेशानी पर आया पसीना साफ किया और फिर बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। नीली सी रोशनी में एक दोस्त ने अपने दोस्त का बदला ले लिया था और ऐसा बदला लिया था कि अगले कई दिनों तक तो हाशिम से एक निवाला भी नहीं चबाया जाना था। वापसी पर गाड़ी ड्राइव करते असगर की हर पल को जगमगाती आंखें बेरहमी से स्पाट हो रही थी। एक शरीफ इंसान को कभी भी नहीं उकसाना चाहिए, क्योंकि वो एक सोया हुआ भेड़िया होता है। अगर जाग गया तो आपको चीर फाड़ कर खा भी सकता है। और जानते हो सबसे ज़्यादा खौफनाक कौन सा इंसान होता है? वो जो किसी अच्छे इंसान की तरह हंसता मुस्कुराता आपकी गलतियों को अपनी बर्दाश्त की आखिरी हदों तक सह लेता है। मगर एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है और फिर जो होता है वो बहुत भयानक होता है। हाशिम के साथ भी कुछ ऐसा ही भयानक हुआ था। नवाज को जब वाली के बारे में खबर हुई तो वो अस्पताल दौड़ा चला आया। उसने अस्पताल की राहदारी दौड़ते हुए अबूर की, लेकिन रास्ता था कि बढ़ता ही जा रहा था। जिस चीज़ का धड़का उसे लगा रहता था आखिर आज वो हो ही गया था। हाशिम जैसे बदजात इंसान से सबकी तवक्को की जा सकती थी। असगर जो वली को रूम में शिफ्ट करवाने के बाद कमरे से निकल रहा था, नवाज को देखकर एक पल को ठहर गया। माथे पर बेसाख्ता बाल उभर आए और भवें खिंच गई। नवाज उसे नहीं जानता था, सो उसे नज़रअंदाज करता अंदर कमरे में दरवाज़ा खुलता दाखिल हुआ तो असगर भी उसी के साथ अंदर आया। एक जानिब बेड के साथ लगे सोफे पर हसन शाह बैठे थे और दूसरी जानिब सुबह की पुरसकून सी रोशनी लिए वो अपने बेड पर पट्टियों में जकड़ा वली दवाइयों के जेर असर बेखबरी की नींद सो रहा था। चंद पल तो वो जैसे उसे साकित देख कर रह गया था। फिर जैसे ही उसका ज़हन जागा उसकी निगाह साथ सोफे पर बैठे एक मुअम्मर आदमी पर पड़ी, जो अपना बावकार चेहरा मुतमईन अंदाज में उठाए उसे ही देख रहे थे। ये कब हुआ और आप लोग कौन हैं? वली सर के तो कोई रिश्तेदार नहीं। उसने किसी एहसास के तहत गर्दन एक पल को फेर कर पीछे खड़े खूबरू लड़के को देखा, जो रात वाले रफ से लिबास में मलबूस चुभती नज़रों से उसे ही देख रहा था। रात को हुआ ये सब नवाज, तुम्हें किसने बताया? उन्होंने एक गहरी निगाह उस पर डालकर पूछा। डेरे की घास पर बहुत सा खून पड़ा था, इसीलिए मेरा पहला ध्यान वली सर की तरफ गया और जो सबसे करीब अस्पताल था मैं वहीं दौड़ा चला आया। इनकी हालत कैसी है आप? उसने जानकर असगर को नज़रअंदाज करके हसन से पूछा तो उन्होंने खफीफ सा सर हिलाया। फिर एक नज़र वली को देखा। इसकी हालत अभी खतरे से बाहर है, अल्लाह के एहसान से। तुम फिक्र मत करो, जल्द ठीक हो जाएगा। एक नज़र उसे देखा। नवाज ने भी गहरा सांस लेकर वली पर निगाह डाली और फिर कुछ याद आने पर हाथ में पकड़ा फ़ोन निगाहों के सामने किया तो असगर ने एक ही पल में ताख़ीर किए बगैर
आगे बढ़कर उसके हाथ से फ़ोन उचका। नवाज ने चौंक कर सर उठाया। हसन ने भी असगर को उन्हीं निगाहों से देखा। यकीनन हवेली खबर करने के लिए फ़ोन कर रहे हो ना? एक अबरू उठाकर सख्ती से पूछा तो नवाज ने नासमझी से उसे देखा। जी, लेकिन मैं आपकी तफ्तीश की वजह नहीं समझा सर। मैं अभी समझाता हूँ तुम्हें। उसने उसका फ़ोन ऑफ करके उसे थमाया तो वो हैरान होकर उसे देखने लगा। किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं, समझे? उनकी गफलतों की वजह से ही आज वली की ये हालत है और यहाँ इस तरह वो बेबस लेटा है। उनकी बेजा की सियासतों ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरे दोस्त की। लेकिन अब बहुत हो गया। असगर मेरी बात बस बाबा। उसने हाथ उठाकर उन्हें भी खामोश करवाया तो वो उसे समझते हुए चुप से हो गए। तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे, समझे? कोई तुमसे कुछ पूछे तब भी तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। उन हवेली वालों ने बहुत मनमानियाँ कर ली हैं। अब मैं उन्हें कुछ नहीं करने दूंगा और तुम अभी के अभी जाओ और जाकर सारे सबूत डेरे से मिटाओ। मुझे अगर किसी और से इस बात की भिनक भी मिली ना तो तुम तो गए नवाज। उसने कहकर अपना रुख वली की जानिब फेरा तो वो जो संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था एक पल को आगे हुआ, फिर अपनी जीरक आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। ये फैसला वली सर का ही था। उन्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था कि खुद को किसी इंतकामी कार्रवाई में घसीट कर यहाँ तक पहुँच जाए। क्या सरदार बाबा ने कभी उन्हें ये सब करने के लिए कहा या फिर वो उन्हें इस सब के लिए तैयार करते रहे? आपको क्या पता है सर? आप कुछ नहीं जानते इस बारे में, इस जंग के बारे में। ये जंग हाशिम ने शुरू की थी और इसे ख़त्म वली सर करेंगे। ये बात उन्हें सरदार बाबा ने नहीं कही और ना ही उन्होंने उनकी ऐसी तरबियत की है। तो आइंदा अपने मुंह से कुछ भी निकालने से पहले 100 दफ़ा सोचिएगा, क्योंकि मैं वली सर और सरदार बाबा दोनों का वफादार मुलाजिम हूँ। आप वली सर के क्या लगते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वली सर जो सरदार बाबा के लिए हैं उससे मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। तस्वीर के कभी भी एक रुख को देखकर कहानी नहीं समझी जाती। एक निगाहें गलत उस पर डाली और फ़ोन ऑन करता वो बाहर की जानिब बढ़ा तो वो गुस्से से पेचोताप खाता उसके पीछे बाहर की जानिब आया। सीखो इससे कुछ। कितने स्वभाव से, कितनी सफाई और सीधी बात करके गया, कितनी साफ और सीधी बात करके गया है वो। और एक तुम हो असगर, दिमाग की बजाय हाथों से सोचते हो। उनकी आवाज़ पर उसका दरवाज़ा खुलता हवा में ही हाथ मुअल्लक हुआ था। फिर वो उतनी तेज़ी से उनकी जानिब घूमा। उसके हमेशा से पुरसकून बाबा आज भी उतने सुकून से उसे देख रहे थे। और इस जंगली का क्या करूं? बेड पर लेटे वली की जानिब हाथ से इशारा किया। हसन उसके तर्ज तखातुब पर मुस्कुराए। छोड़ दो इसे एक बार फिर उनके दरमियान, ताकि ये दोबारा हाशिम से बातें करने पहुंच जाए। इतना बड़ा मजबूत है साला, लेकिन एक मुक्का नहीं मारा गया उससे हाशिम को। वहाँ खड़ा मज़े से गोलियां खाकर आ गया, जैसे इसे तो गोलियों से बचना ही नहीं आता या फिर आगे बढ़कर लोगों के दांत तोड़ना इसे अभी सिखाना पड़ेगा। सर झटक कर बिस्तर पर लेटे वली को गुस्से से देखा था उसने। अभी ठीक होता ना तो इसे इतना मारता कि सारी तबीयत साफ़ हो जाती इसकी। ज़्यादा ही शरीफ बनने का शौक़ है इसे। दिल चाहा एक आध मुक्का तो उसे जड़ ही दे, मगर अभी वो वैसे ही तकलीफ़ में था। अपने इरादे को किसी और वक्त के लिए बचा कर रखा और सर झटक कर हसन को देखा। ये ज़िंदगी तुम्हारे कोरियन ड्रामास जैसी नहीं होती है असगर। इसे जीने के लिए बहुत से कड़वे कड़वे घूंट उतारने पड़ते हैं। तुम इसे समझाओ, ज़रूर समझाओ कि वो इन इंतकाम की ना ख़त्म होने वाले दायरों से बाहर निकल आए। तुम दोस्त हो इसके, तुम्हारा परेशान होना बनता है, लेकिन तुम इसे इसकी ज़िंदगी भर की रियाजत पर लात मारने को नहीं कह सकते। इसने एक तवील जंग लड़ी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब तुम क्या कहना चाहते हो कि इसका बना बनाया सारा हाल चौपट करके इसी पर उलट दो? क्या तुम इसे बाकी की ज़िंदगी किसी हारे हुए इंसान की तरह गुजारते हुए देखना चाहते हो? उनके पुरसकून से सवाल ने उसे बेसकून किया। मैं ये नहीं कह रहा बाबा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। और आखिर कितनी जंग रह गई है? अगर इस जंग में इसकी जान चली जाती तो आपके लिए कौन अहम होता, जंग या फिर वली? हसन उसकी संजीदगी पर एक पल को लाजवाब हुए। इंसान हर जंग, हर जीत और हार से ज़्यादा अहम होते हैं बाबा। उन्हें जंगों में, बाजियों में और खेल के मैदानों में नहीं हारा करते। ना ये कोई पैमाना है किसी इंसान की कामयाबी का। वो कर तो रहा है सालों से उनका मुकाबला, और क्या कर रहा है वो। लेकिन बाबा, कभी सफ़ेद हवेली वालों ने इसके बारे में सोचा? क्या कभी उन सब ने ये जानने की कोशिश की कि वली किस अज़ियत में रहता है? उसके ऊपरी अच्छे हाल हुलिये को देखकर जो मुतमईन हो जाए, क्या उन्हें आप उसका मुखलिस मानते हैं? वो उन लोगों के दरमियान रहते रहते थकने लगा था बाबा। उसने मुझे बारहा कहा कि असगर मैं इस सब से भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो वहाँ से नहीं निकल सका जहाँ उसका दम घुटता था। जानते हैं क्यों? उस सरदार बाबा की वजह से। उनके एहसानों का बदला एहसान से लौटाने के वक्त वो उनको पीठ नहीं दिखाकर निकल सकता था, नहीं भागा जा सकता था उससे। क्या अब भी आप कहेंगे कि उसे उन सब के दरमियान भेज देना चाहिए? हसन ने चंद पल उसे देखा, फिर गहरा सांस लेकर गोया हुए,
ज़मान की सब में कोई गलती नहीं है असगर, वो अपनी शफ़क़त का साया उस पर नहीं फैलाता तो फिर वली शायद वाकई यहाँ नहीं होता। किसी की सारी ज़िंदगी की नेकी को खुद गर्ज़ी का नाम नहीं दिया करते असगर, बहुत बड़ी ज़्यादती है ये। मुझे यकीन है कि अगर वली ने उसे वहाँ से निकल जाने का कहा होता तो वो उसे कभी नहीं रोकता, मगर ये सब उसका अपना फ़ैसला था। वो इस सब के लिए तैयार था। उसने काफ़ी सालों से तय की हुई थी अपनी मौत। देखो, क्या इसके चेहरे पर कहीं तुम्हें बेयकीनी नज़र आ रही है? नहीं असगर, वो पुरसकून है। सच पूछो तो वो मर ही जाना चाहता था। जब उसे गोलियां लगी तब वो 1% भी बेयकीन नहीं था। मुतमईन था कि अब ज़िंदगी का अजाब ख़त्म हो गया। लेकिन अभी इसकी जंग खत्म नहीं हुई, अभी इसका किरदार पूरा नहीं हुआ। तुम अपने दोस्त का साथ दो, ना कि उसे यूं हिम्मत उसकी तोड़ो। उसने गहरा सांस लेकर बेड पर दराज वली को देखा। कभी कभी तो आप मुझे एक ही जैसे लगते हैं बाबा, आप, वली और वो हाशिम। इंतकाम की जंगें लड़ते थकन नहीं होती आप लोगों को? मुस्तकिल मौत की जानिब ज़िंदगी जो बढ़ रही है, आखिर आप कैसे यूं बेलगाम उसे छोड़ सकते हैं? क्या ये ज़िंदगी इतनी अर्ज़ा है? उसके लहजे का अफसोस हसन को बखूबी समझ आ रहा था। वो उठे और फिर इसके सामने आ खड़े हुए। उसने वली से अपनी नज़रें फेर कर उन्हें देखा। इंतकाम की जंगों में ज़्यादा थका देने वाली और कोई जंगें नहीं हो सकती। इंतकाम की जंगों से ज़्यादा थका देने वाली और कोई जंगें नहीं हुआ करती असगर। हम अजीम लोग हैं, मैं, वली और वो हाशिम भी, जो इस सारे अरसे की थकन खुद पर लाद कर ज़िंदगी को खुश असलूबी से गुजार रहे हैं। हम गुनाहगार हैं, लेकिन हम जितने बड़े सर्वाइवर इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमने कभी इंतकाम की चाह का सुकून महसूस नहीं किया ना असगर, इसलिए तुम नहीं जानते कि ये क्या चीज़ होती है। खुदा तुम्हें इंतकाम के चलते हर चक्कर से महफूज रखे। हल्का सा मुस्कुरा कर उन्होंने उसे देखा और फिर बाहर की जानिब बढ़ गए। वो अब खिड़की से अंदर को झांकती चमकती रोशनी में वली की बंद आंखों को देख रहा था, जिनके पार शायद मौत का वही रक्स जारी था कि जिसे सोचकर भी हड्डियां चटक जाया करती हैं। हवेली में ये खबर किसी आग की तरह फैल गई थी कि वली को गोलियां लगी हैं, वो अस्पताल में। नवाज की बात सुनकर बेजान बेदम से सोफे पर गिरी। ज़मान अलबत्ता मजबूती से खड़े रहे। अगर इस खबर पर उनका हौसला जवाब दे गया था, मगर वो फिर भी किसी बगैर तासुर दिए नवाज को देखे गए। कौन से अस्पताल में है वली? दिल लरस गया था ये सवाल करते हुए, लेकिन ये वक्त कमज़ोरी दिखाने का नहीं था। पीछे जीनों से उतरती अमल के कदम जंजीर हुए। उसने सिर्फ यही सुना था कि वली अस्पताल में। उसका रीलिंग पर जमा हाथ वहीं साकित हुआ। सुबह की रोशनी में सफ़ेद हवेली दम साधे खड़ी थी। चलिए मैं ले जाता हूँ आपको सरदार बाबा। नवाज के कहने पर वो यकदम ही आगे बढ़े तो बीजान भी उन्हीं के साथ उठी। मैं भी जाऊंगी ज़मान आपके साथ। और फिर किसी भी जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ी तो अमल उनके पीछे गई। वो रोते हुए अपनी चादर अलमारी से निकाल रही थी। बीजान, क्या हुआ है वली को? उसकी आवाज़ किसी कुएं से आ रही थी। बीजान ने आंखें रगड़ते अपना दुपट्टा उतार कर फ़ौरन चादर ओढ़ी। हर आन पर उनका दिल लरस रहा था। अभी नवाज ने बताया कि रात उसे किसी ने गोलियां मारी, अस्पताल में अभी। पता नहीं किसने मेरे बच्चे को इस बेदर्दी से मारा, खुदा हाथ तोड़े उसके। मेरे बच्चे को अजियत देते पता नहीं कौन सी तस्कीन मिलती है सबको। वो रोती जा रही थी और बद्दुआएं देती जा रही थी। उनका सब्र तमाम हो गया था। वली की तकलीफ़ें देख देख कर अमल तो गोया सुन्नी हो गई थी, पलके झपकाना गोया याद ही नहीं रहा। वो अस्पताल में था और उसे गोलियां लगी थी। क्या बीजान ने यही कहा था? उसने खाली खाली सा चेहरा उठाकर बीजान को देखा, जो उजलत में कमरे से निकल गई। वो भी उनके पीछे भागती आई। उसे भी जाना था, उसे भी देखना था उसे। वो उसकी हर अजियत में साथ होता था तो उसे भी उसके साथ होना चाहिए। मगर अभी वो ज़मान को कैसे कहे कि वो भी जाएगी? उसने लब वाह किए मगर हलक से आवाज़ अटक ही गई। इन फासलों और जंजीरों में कैद अपने वजूद पर इतना गुस्सा आया कि दिल किया खुद को ख़त्म कर ले, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। चलो ज़मानी, देर हो रही है, ज़मान ने कहा और तेज़ी से बाहर निकलते चले गए। बीजान भी उतनी तेज़ी से उनके पीछे निकली थी। किसी को भी वो याद नहीं थी कितनी ही देर सोफे की पुष्ट पर वो खड़ी रही। नूरा के हिलाने पर होश आया उसे। बीबी यहाँ क्यों खड़ी हैं? उसने खाली खाली नज़रों से नूरा को देखा और फिर उसकी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर ऊपर भागती गई। अभी वो सिर्फ उसके लिए दुआ करना चाहती थी, बेतहाशा, बेहद, बेहिसाब। वो उसके लिए दुआ करते वक्त खुद को भूल जाना चाहती थी। हाँ, वो ऐसा ही करना चाहती थी। उसने कमरे में आकर खुद को सोफे वज़ू के पानी से भिगोया और फिर 10 बजे के करीब जाए नमाज बिछाती आंसुओं से रो पड़ी। ज़ब्त की भी हदूद हुआ करती हैं, लेकिन कुदरत उसके ज़ब्त को बस आजमाई जा रही थी। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी सकत अब आहिस्ता आहिस्ता सल्ब हो रही थी। वजूद को उसने बमुश्किल संभाल कर जाए नमाज पर खड़ा किया था, मगर आंसू बेतहाशा बहते जा रहे थे। मोमी चेहरा आंसुओं के पानी से
भीग गया था और चेहरे के गिर्द बंधे दुपट्टे में उसका सुर्खो सफ़ेद चेहरा थका थका सा लगता था। कर तो लिया था उसने नफीस को कबूल, फिर अब क्या हो रहा था ये सब कुछ? क्यों सब कुछ बिगड़ता जा रहा था, हाथों से फिसलता जा रहा था? उसने लरसते लबों को दांतों तले दबाकर आंसू रोके, मगर जो दर्द किस्मत में लिख दिए जाएं उन्हें सहने के अलावा इंसान के पास भला और क्या ही चारा होता है। सफ़ेद सी धुंधली रोशनी के पार उसे कोई हेवला दिखाई दिया, किसी परी का हेवला। आसपास गर्दन घुमाकर देखता वली जैसे उस जगह को पहचानने की सही कर रहा था। आसपास बिखरी घास पर शबनम के ताज़ा कतरे अब तक महसूस होते थे और आसमान धुआं धुआं हो रहा था। उसने बेइख्तियार झरने के बहते पानी की आवाज़ सुनी तो उठकर दरख्तों की कतार के आगे बहते मुंह जोर से पानी की चुटियल पर जगह पर आ खड़ा हुआ पानी की चटेल पर आ खड़ा हुआ। उसी पल सफ़ेद धुंध में लिपटे किसी वजूद की झलक उसे फिर दिखाई दी। उसने अपने चेहरा पूरा मोड़कर धुंध की दबी इस तह के पार देखने की कोशिश की, मगर सिवाय एक हेवले के उस पर कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रहा था। एक पल को कुछ सोचकर उसने शफाफ पानी के किनारों पर कदम आगे बढ़ाए और फिर धुंध में रास्ता बनाता उस पार जा पहुंचा। वो वही थी, हाँ वही के जिसके ख्वाब देखने से उसकी आंखें खौफ सदा होती थी। उसने चेहरा ज़रा झुकाकर उसे गौर से देखना चाहा, मगर वो सफ़ेद लिबास में मुकम्मल तौर पर मलबूस थी। आसपास हर शय की तरह सफ़ेद सी धुंध में लिपटी। उसने एक नज़र खुद के लिबास पर डाली, वो भी सफ़ेद था, शफाफ और बेदाग। फिर चेहरा उठाकर अमल को देखा। वो आंखें बंद किए, दोनों हाथों के प्याले फिजा में बुलंद किए महवे दुआ थी। उसके लबों पर बेसाख्ता एक उदास सी मुस्कुराहट उभरी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए भी इतनी महव होकर दुआ मांगे। मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपकी दुआओं का हिस्सा रहना चाहता हूँ अमल बीबी। मैं कभी भी इन दुआओं से नहीं निकलना चाहता। मैंने कभी आपको नहीं बताया, लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हम कभी किसी और जहान में अगर दोबारा पैदा किए जाएंगे ना, तो मैं वहाँ आपका साथ तलब करूँगा अमल। इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे। वो उसे महव होकर देखता सोच रहा था। यकायक सफ़ेद अप्सरा ने अपने कोमल हाथों को चेहरे पर फेरा और इंतहाई सुकून से वली की जानिब गर्दन मोड़कर देखा, तो उसके ऐसे देखने पर वो यकदम चौंका, फिर खज्जल होकर सर खुजाया। वो उसके खिसियाना होने पर मुस्कुराई। उसने एक नज़र उसे देखा तो खुद भी मुस्कुरा दिया। आप इस जगह क्या कर रही हैं? पता नहीं, मुझे लगता है जहाँ आप होते हैं मैं वहाँ खुद ब खुद पहुँच जाती हूँ। और हाँ, आप मेरी दुआओं का हिस्सा हैं वली, ना सिर्फ दुआओं का बल्कि मेरी ज़िंदगी का भी हिस्सा हैं आप तो। वो वहीं बैठी बैठी उसकी सोच का जवाब दे रही थी। वो उसके ऐसे जवाब पर हैरान हुआ। आपको कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? ये ख्वाब है ना वली, और ख्वाब में तो सब कुछ मुमकिन होता है। हाँ ये तो है, हकीकी ज़िंदगी में तो हमारा साथ वैसे भी मुमकिन है, ख्वाब में ही सही। लेकिन मुझे आप पर बहुत गुस्सा है वली। मैं पता नहीं आपसे क्यों बात कर रही हूँ और आपके लिए क्यों दुआ कर रही हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? क्या मतलब? आप जानते थे कि हाशिम आपको मार देगा। आपको अंदाज़ा था कि जो बंदूक उसने आप पर तानी है उसको चलाना उसके लिए मुश्किल नहीं। आप ये सब जानते थे वली, लेकिन आपने फिर भी आगे से हटना नहीं कबूल किया। आप वहाँ जमकर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि आपने अपना अंजाम तय कर लिया था। आप अपनी मौत हाशिम के ही हाथों से तसव्वुर कर चुके थे, और तख़य्युल में इतनी बार आप इस मंज़र को देख चुके थे कि वो आपके सामने जब आया तो आपने कुछ भी अब नॉर्मल बिहेव नहीं किया। आपके लिए सब नॉर्मल था। बताएं क्यों किया आपने ऐसा? क्यों अपनी जान लेने पर तुले थे आप? उसे पता था कि अमल को इन सब बातों का कुछ इल्म नहीं, फिर भी वो उसके ख्वाब में उसके सामने खड़ी इन सब बातों का हिसाब मांग रही थी। शायद ये सारी मंजरकशी उसके लाशऊर का हिस्सा थी। वो यही तो चाहता था कि अमल उसके दुख दर्द, उसकी तकालीफ के बारे में पूछे, वो उससे पूछे और वो बिना झिझक सब बोलता चला जाए। अपने अंदर सालों के पलते दर्द को उसके सामने रोता चला जाए। तब तक रोए कि जब तक हर अज़ियत आंसुओं के रास्ते बह कर न बाहर निकल आए। मगर वो ऐसा कभी नहीं कर सका। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। अमल को अपने अंदर के खाली खानों का बताकर वो उसकी अज़ियत हद से सिवा नहीं कर सकता था। लेकिन आज अभी वो इसी हकीकी दुनिया से कोसों दूर था। वो उस ख्वाब की दुनिया में उसे सब कुछ बता देना चाहता था। एक पल को उसने गहरा सांस लेकर आसपास घुलती ठंडक अपने अंदर उतारी, फिर अमल को देखा। उसके सामने दरख्त के तने से लगकर बैठी वो उस समय उस सारे खूबसूरत मंजर का ही हिस्सा लग रही थी, हसीन, पुरसकून, बेदाग। उसने भी अपने पीछे खड़े तनावर दरख्त से सहारा लिया और फिर गर्दन टिका कर उसे देखा। मैं मरना चाहता था, ये सच है। एक पल के लिए कोई कुछ ना बोला। मैं अब भी मरना चाहता हूँ। मेरे पास जिंदा रहने की कोई तहरीक बाकी नहीं है अमल बीबी, और शायद मैं इसलिए वो गोलियां खाकर भी इतना मुतमईन था। इसीलिए था क्योंकि मुझे अपना अंजाम वैसा ही मिल रहा था जैसा मैंने
मैंने सोचा था। मैं जलील नहीं हो रहा था, मैं किसी को कत्ल नहीं कर रहा था। मैं हर उस स्याही से बचा था कि जिसका मुझे डर था कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई गुनाह ज़रूर करूँगा। मैं कोई भी ऐसा अजाब अपने सर पर लादे बगैर जा रहा था इस दुनिया से, इसीलिए मैं मर जाना चाहता था उसी जगह। मगर अब ऐसा लगता है कि ज़िंदा रहना ही मेरे लिए लिखा गया, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मैं नहीं मर रहा तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि मुझे अभी ज़िंदा रहना है और लंबे अरसे तक रहना है। और जिसने आपको इस हाल तक पहुंचाया, उसे सज़ा दिए बगैर ही आप इस दुनिया से जाने का फैसला कर रहे थे। क्या ये अंजाम है आपका वली? मैं उसका अंजाम तय कर चुका हूँ अमल। और क्या है वो अंजाम? क्या करेंगी जानकर? छोड़ें, ऐसी बातों में कोई खैर नहीं होती बीबी। इन बातों से खुद को कोसों दूर रखें। आप इन सब को झेलें और मैं इस सब से खुद को दूर रखूं, कोसों दूर। कैसा इंसाफ है ये? सामने घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर बैठी लड़की खफा हुई थी। वली उसकी खफगी पर मुस्कुराकर सीधा हुआ। अभी वो कुछ कहने ही लगा था कि यकायक अमल का सफ़ेद बेदाग सा लिबास खून आलूद धब्बों से भरने लगा। उसने चौंक कर अपने लिबास की जानिब देखा। सफ़ेद लिबास उसके खून से दागदार हो रहा था। उसे फिर वही जलन होने लगी जो उस रात गोली लगने पर उसकी रगों में फैल गई थी। वो यकदम घुटनों के बल बैठा। अमल का लिबास खून के धब्बों से दागदार होता जा रहा था। उसने बेयकीनी से उसके खून आलूद लिबास को देखा, मगर वो उसी खफगी से उसे देख रही थी। मंजर बदलने लगा। वो डेरे की घास पर गिरा दर्द से लौट रहा था। तकलीफ से उसकी आंखें बंद होने लगीं। सफ़ेद धुंध हर जानिब फैलने लगी। सारी आवाज़ें कहीं पीछे रह गई थी। झील का बहता शफाफ पानी और अमल की पाकीज़ा मुस्कुराहट, सब कुछ पीछे रह गया। बस कुछ सामने था तो वो वली का खून आलूद लिबास और रगों को चीर देता दर्द के इंतहा। अस्पताल में आंखें बंद करके लेटे वली के उस पार दर्द की लहरें अब तक बेकाबू थीं और वो जर्द चेहरा लिए खामोशी से आंखें मूंदे सारी दुनिया से बेखबर सो रहा था।